हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़। आज मैं आपको बुक कीपिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देने वाला हूँ। कल हमने समझा था बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है एंड अकाउंटिंग साइकिल क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो है the activities involved in business like transferring of money, goods or services between two or more persons in accounts are referred as transactions. There will be two types of transactions in every business, is that cash transactions and credit transactions. However, every transaction, whether it may be cash or credit, brings change in the financial position of business. Some of the examples of transactions are purchase of goods, sales of goods, borrowing from bank, lending of money, salaries paid, rent received, etc. इसका मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ मनी ट्रांसफ़र करने जैसे एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। अब हमारे पास ट्रांजैक्शंस के अंदर दो टाइप्स है, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश में पेमेंट होना, कैश में ट्रांसफरिंग ऑफ मनी होना। क्रेडिट मतलब कर्जे में कोई ट्रांजैक्शन होना कि आप आज एक चीज़ खरीदें लेकिन उसका पेमेंट आप कल करते हुए बोले, और शॉपकीपर या बिजनेस में एक्सेप्ट होता वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहते हर फील्ड में। अब कौन सा भी ट्रांजैक्शंस हो लो, या तो कैश या तो क्रेडिट, दोनों भी सिचुएशंस में ये दोनों भी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाते। हमारे पास थोड़े एग्जांपल्स है ये ट्रांजैक्शंस के लिए। वो है परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सैलरीज पेड करना, हम जो घर में रह रहे या हम किसी को अपने फ्लैट में रखे, वहाँ से रेंट रिसीव होना या रेंट पे करना, ये हमारे है ट्रांजैक्शन का मतलब। अब हमारे पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करें तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे अकाउंट्स जो है वो सही से नहीं बनते, और कौन सी एंट्री किधर लिखना, कैसा लिखना, उसके टाइप्स, उसके तरीके, सब हमारे को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है अगर हमारे प्रिंसिपल्स अच्छे से नहीं मालूम रहे तो बहुत सिंपल से प्रिंसिपल्स है, ज़्यादा नहीं है। हमारा पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये दो प्रिंसिपल्स है, ये दो प्रिंसिपल्स मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास डेफिनेशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिफर्स टू द कंडीशन और अजम्पशन ऑफ विच the complete accounting system is based. Such conceptions are developed to communicate the financial or accounting information to the user, like owner, partners, government, etc. Some of the important accounting concepts are as follows. ये हमारे पास जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक कंडीशन है, एक असम्पशन है, जिसके अंदर हमारे को पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है, जिसके ऊपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा सिस्टम बेस्ड है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो पूरा बेस्ड इसके ऊपर ही है। ये थोड़े कंजप्शंस है जो कि डेवलप्ड हुए कम्युनिकेट करने के लिए, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रहती है यूज़र की, उससे कम्युनिकेट करने के लिए थोड़े कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, लाइक ओनर्स, पार्टनर्स और गवर्नमेंट। इसके अंदर थोड़े से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग सर्टेन कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें हमारे पास डेफिनेशन है, इन अकाउंटिंग priorities treat its business as a separate entity so that this business transactions does not get mixed up with the personal life. If business and personal activities are mixed up, then it will be difficult to draw meaningful accounting information. Because of this reason, this concept is known as separate entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को दोनों को सेपरेटली हैंडल करना। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते हैं, उसको आप आपके पर्सनल लाइफ या पर्सनल एक्टिविटीज़ के ट्रांजैक्शंस में मिक्स नहीं कर सकते। अब अगर मिक्स करें तो आपके पर्सनल और बिजनेस दोनों के ट्रांजैक्शंस, दोनों के एक्टिविटीज़ मिक्सड अप हो जाते हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन और मीनिंगफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ढूंढ नहीं सकते, थोड़े चीज़ें कभी डिलीट हो जाते, गलती से कुछ हो सकता। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। दूसरा है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज ए प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट implies that every transaction has two fold effects. Is that dual effect, receiving benefit and giving benefit. The concept is based on double entry bookkeeping system. ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। इसमें इन्हें बोलता कि बेनिफिट हमारे को भी रिसीव होना, बेनिफिट आगे वाले को भी रिसीव होना, इसका ये रूल है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है। थर्ड वन है गोइंग कंसर्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट in this concept, the proprietor assumes that business will continue for a longer period of time. In future, there is no intention of winding up the business in the near future. The financial statement will be prepared regularly at the end of every financial year, and there will be no assumption of closure of entity or firm. इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बोल रहा है कि
जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो अज्यूम करता है कि ये जो बिज़नेस जो उन्होंने कर रहे हैं वो बहुत लॉन्गर पीरियड तक चलता फ्यूचर में। तो उसको वाइंडिंग अप करने का तो कोई उनका इरादा नहीं रहता। वाइंडिंग अप मतलब क्लोज़ करना, बंद कर देना कोई से भी बिज़नेस का, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। उसको करीब मतलब जल्दी ही उसको वाइंडिंग अप करने का तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसी पोजीशन नहीं आती बल्कि वो अज्यूम कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो जो है वो रेगुलर बेसिस पे बनता है ऑन दी एवरी फाइनेंशियल ईयर, एंडिंग ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर रहता अप्रैल टू मार्च, उसकी एंडिंग में मतलब मार्च की एंडिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते लोग हर साल कंटिन्यूसली, कोई रेगुलरली बनाना पड़ता है इसको आप छोड़ नहीं सकते वरना आपका ही नुकसान होता। और अगर सही तरीके से मेंटेन कर लेते चले इसको तो आपको जल्दी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, बिजनेस को। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इज दैट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज नॉट कंसिडर्ड any transaction which cannot be expressed in terms of money, even though it may be useful for business, but it is not recorded in the books of account. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता खाली। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजैक्शंस सिर्फ मनी के टर्म्स पे होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को इन्हें एक्सेप्ट करता, दूसरे ट्रांजैक्शंस को यहाँ जैसे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मनी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करें। अब जैसे कि थोड़े होता कि अगर पेमेंट नहीं है तो बाद में देते बोल के चल जाते, उसको बोलते क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और थोड़े रहता कि सेटलमेंट्स होते, अगर आप किसी से कुछ लोन लिए या पैसे लिए उधार पे लेकिन उसको दे नहीं सक रहे, बिजनेस से दिया आप उसको लेकिन उसको दे नहीं सक रहे, तो आप क्या करते हैं कि आपका कोई एसेट उसको आप दे देते, तो वो भी आप इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि वो मनी में नहीं मिला, आपको कैश में नहीं मिला, वो आपको एक एसेट मिला, तो आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो यूज़फुल रहता आपके बिजनेस के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको अकाउंटिंग बुक रिकॉर्ड्स में आप उसको मेंशन नहीं कर सकते। लास्ट वन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट implies that only the actual price of the asset is being recorded in the books of accounts, and this actual cost is considered as base for further calculations of assets. This concept also explains that an asset is recorded at its cost at the time of purchase, but as the time of passes, its value gets reduced due to depreciation charges on it. The preparation and presentation of financial statement becomes flawless and impartial with the help of cost concept. कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। ये जो है सिर्फ जो एसेट की एक्चुअल प्राइस है आप लेने के टाइम पे जो प्राइस थी उसकी, ये सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करता बुक्स के अंदर। इसका आगे जाके अगर कॉस्ट कम हो गया तो वो उससे लेना देना नहीं रहता। इन्हें सिर्फ उसके एक्चुअल अमाउंट जो है, एक्चुअल प्राइस जो है, इन्हें उसको ही रिकॉर्ड करता। और फर्दर कैलकुलेशंस ऑफ एसेट्स में भी आगे जाके जो आपको एसेट्स के लिए कैलकुलेशन करना का रहता बिजनेस में, उसमें भी इन्हें सिर्फ उसका एक्चुअल अमाउंट इच रिकॉर्ड करता। दूसरे अमाउंट था जैसे कि अब फ्यूचर में कैसा भी जाके कोई भी एसेट खरीदो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन चार्जेस, लेकिन इन्हें क्या करता है, इन्हें उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसका वो इन्हें रिकॉर्ड करता। गाइज ये है वो पूरी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में मदद मिल जाती, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का डिफिनेशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस रिफर्स टू द ट्रेडिशन और कंज्यूम्स विच गार्डियंस इन प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दे आर अडॉप्टेड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट clear and meaningful financial statements like trading account, profit and loss account and balance sheet. Some of the important accounting conventions are as follows. इसका मतलब है अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो जाना जाता उसके ट्रेडिशन के लिए और ये कंज्यूम करता गार्डियंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है, और ये अडॉप्ट करता प्रिपेयर एंड प्रेजेंट क्लियर मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लियर रहना और वेल प्रिपेयर्ड रहना, ये उसके लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं उसको अडॉप्ट करता। इसमें कुछ अकाउंट्स जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट्स जो है वो बहुत देख समझ के बनाने का रहता है। इसमें कुछ भी गलती नहीं कर सकते, तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, इसके जो गार्डियंस रहते हैं, इसको फॉलो करना पड़ता। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ख़राब हो सकता, आपको गलत इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करें तो। इसमें 4 टाइप्स है, वो है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। ये 4 है इसमें। पहला वाला convention of disclosure. According to this convention, financial statement must provide the complete and true information about the company. Financial statements must be prepared in accordance to the law so that it can be effectively used by proprietor and present to potential creditors and investors. The convention of disclosure add notes to the accounting statement. इसका मतलब है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना कंप्लीट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जो कंपनी की असल इन्फॉर्मेशन है वो पूरी उन्हें डिटेल में सबमिट करना, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें कुछ भी अगर गलत है उसमें तो उसको सही नहीं करना, जो है वैसा उसको देना। और
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होना पूरे लॉज जो है लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके वो पूरे वो अकॉर्डेंस में प्रिपेयर होना जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करते हुए अगर आप एक प्रिपेयर करें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप कॉन्फिडेंटली पूरे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल क्रेडिटर्स के सामने रख सकते हैं बगैर किसी गलती के। आप रख सकते हैं, लोगों को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, आपकी कंपनी पर ट्रस्ट होता है और इन्वेस्ट करते हैं, आपका ही प्रॉफिट होता है उसमें। सेकेंड वन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द अकाउंट मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू मटेरियल डिटेल्स एंड मस्ट avoid unnecessary and unimportant details. Kohler defined materiality means the characteristics attached to a statement, facts or items whereby its disclosure or methods of giving it impression would be likely to influence the judgment or a reasonable person. इसका मतलब है दी अकाउंट, जो अकाउंट है वो इंपॉर्टेंस देना मटेरियल डिटेल्स पे। अब आपकी जो भी कंपनी है, आपका जो भी बिजनेस है, उसमें मटेरियल तो लगता ही कैसा भी, तो वो मटेरियल के लिए मटेरियल को इंपॉर्टेंस देना और उसके बारे में भी जो मटेरियल के डिटेल्स रहते हैं वो भी आप अकॉर्डेंस में एक सही तरीके में रिकॉर्ड करना, उसके सही तरीके से लिखना और उसमें अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं लिखना। मटेरियल डिटेल्स में जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो लिखने लायक है, वो डिटेल्स लिखना, अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं लिखना। एक मशहूर आदमी है कोलर, उन्होंने डिफाइन करें कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी को कि मटेरियल वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि स्टेटमेंट से अटैच रहता, उस स्टेटमेंट के फैक्ट्स और आइटम्स से अटैच रहता। मेथड्स ऑफ गिविंग इंप्रेशन विल बी लाइकली, मतलब जो मेथड है, आपका जो मेथड है एक्सप्रेस करने का, आपका लिखने का, जो आप अगर रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका तरीका क्या है लिखने का, आपका रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, वो पूरा उससे अटैच रहता वो रहना। अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। According to this convention, a company must follow some accounting practice and methods from one period to another because any change in the accounting practice would result in several problems in calculating the true financial position of the company. ये जो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये बोलता है कि कंपनी जो है वो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है उसको सही मेथड्स से प्रैक्टिस करना। जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हैं, उसके कुछ मेथड्स रहते हैं, उसके कुछ तरीके रहते हैं, उसको आप सही तरीके से प्रैक्टिस करना मतलब प्रैक्टिस नहीं करना, आप उसको सही तरीके से लिखना, आपको सही तरीके से लिखने आना, वो सही तरीके से आप एंटर करना, सही तरीके से आप उसको टोटलिंग करना। और ये एक बार करिए तो हो गया वैसा नहीं रहता, इसको पीरियड्स तक करने का रहता, पीरियड बाय पीरियड, डे बाय डे, एवरी ईयर टू ईयर करना ही रहता, आपको हर बार करना ही पड़ता है ये। क्योंकि अगर कुछ भी चेंज आया अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कुछ भी रिजल्ट आया, कुछ भी चेंज आया, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे को बिज़नेस के अंदर। कैलकुलेटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से डालें ना एंट्रीज, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है थी कंपनी की, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप टोटलिंग ही सही नहीं करें तो आपको कैसा मालूम होगा कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी कंपनी की, आपको सही तरीके से मालूम नहीं होता। इसलिए आपको बहुत सही तरीके में बगैर कुछ गलती करे प्रोफेशनली आपको एंट्रीज को डालना रहता है उसमें, सो बहुत केयरफुल रहने का रहता है इसमें। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकाउंटेंट मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ एंड फॉलो द रूल्स, anticipate no profit but provide for all possible losses. This implies that accountant must make a provision for all possible and expected losses, but unearned or unrealized profit must be not included when convention of conservatism is used. Inventory is valued at lower price, either at cost of market price, and provision is made for bad or badful debts. The main object of this convention is to misrepresent the true financial position of the company in order to show lower net income and understand assets and liabilities. ये मेथड में क्या बोल रहे हैं कि जो अकाउंटेंट है वो वो अडॉप्ट करना, यानी कि वो उन्होंने बहुत तरीक़ों से चलना जिससे कि आप सेफ प्ले करें, आप बहुत सेफली चले। क्योंकि कुछ रूल्स रहते हैं इसके, बिजनेस के कुछ रूल्स रहते हैं। प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलता, एक टाइम पे अगर कभी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट होता पहले से, लेकिन अगर हर बिज़नेस में एक टाइम आता है कि आपको प्रॉफिट कभी कम हो जाता है या नहीं होता, लेकिन लॉस नहीं होना, ऐसा अपने को होना बोले तो आपको बहुत सेफ तरीके से चलना पड़ता। आप ऐसी नहीं कर सकते, आपको सही मेथड्स में चलना पड़ता, आपको अपने मर्जी से नहीं कर सकते। आप अकाउंट्स कर रहे हैं, आप अकाउंट्स में बहुत सही तरीके से चलना पड़ता, आपको जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मेथड्स है, वो फॉलो करना पड़ता। अपने से करेंगे या रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, लॉस होता ही होता। इसलिए हर अकाउंटेंट को जो है वो बहुत सेफली प्ले करना पड़ता। पूरे प्रॉफिट आता नहीं आता, लॉस होता नहीं होता, पूरी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखना उन्होंने, क्योंकि प्रॉफिट पॉसिबल है आना, प्रॉफिट तो आता ही, लेकिन लॉस भी आने के चांसेस रहते ही। पॉसिबली आता नहीं तो अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता लॉसेस, कभी हम नहीं सोचते वैसा भी आ जाता प्रॉफिट। तो इसलिए आपको बहुत सेफली खेलना रहता। अगर लॉस आने का आपको चांस दिख रहा तो भी आप उससे, वो सिचुएशन से सेफली और बहुत स्मार्टली निकल सकना, वो सिचुएशन से बगैर कुछ भी लॉस करे या बगैर ज़्यादा लॉस करे आप निकल सकना, वैसा आप सेफली प्ले करना अकाउंट्स में। अकाउंटेंट जो है उन अच्छे से प्रिपेयर करना अकाउंट्स। अब हम समझेंगे मेन चीज़, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है हमारे बिजनेस में। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब अकाउंट्स
मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको मैं आपको कल सिर्फ उसके साइड हेडिंग्स बोला था, आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो हमारे पास टोटली 7 स्टेप्स है, या 7 स्टेप्स हैं हमारे पास। वो स्टेप्स क्या क्या है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये 7 स्टेप्स हैं हमारे पास। तो ये 7 स्टेप्स भी मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग, इन दिस स्टेप बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक रिसिप्ट्स, इनवॉइस एक्सेट्रा। ये स्टेप में आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके जो ट्रांजैक्शंस है उसको आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। आप उसको उसमें कुछ चेंज करना है चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप फुल्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट सोर्स के हेल्प से, जो कि रहता है रिसिप्ट्स एंड इनवॉइस। रिसिप्ट मतलब बिल, इनवॉइस रिसिप्ट्स का मतलब बिल। अगर आप कुछ पेमेंट करें या पेमेंट लिए तो हर बिजनेस में बिल्स बनते, तो वो बिल्स के थ्रू आप आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट का मतलब ये था। सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग। In this step, all the financial transactions of business are recorded in sequential order and in separate books of accounts called as general and subsidiary books. ये स्टेप में जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं हर बिजनेस के, वो रिकॉर्ड रहते हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में। सीक्वेंस ऑर्डर मतलब एक बेस्ट, एक सही तरीके में, एक गुड मैनर में रिकॉर्डेड रहते वो, और हर अकाउंट जो है अलग अलग बुक्स में बने हुआ रहता। अब आपको जनरल एंट्रीज, जैसे कि जनरल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, ऐसे अलग अलग बुक्स में बने हुआ रहता है। ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपके पास हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट रहता। तो आपको रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि एक ही चीज़ में पूरा लिख डाले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता, वो ढूंढ नहीं सकते। इसलिए अलग अलग बुक्स बनाने से आपके पास हर चीज़ की एक सेपरेट बुक रहती, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन ढूंढना है तो। हमारा थर्ड वन है क्लासीफाइंग। इन दिस स्टेप द रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर क्लासीफाइड इनटू सिमिलर ग्रुप्स इन लेडजर। ये स्टेप में ये बता रहा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्डेड रहते हैं एक क्लासीफाइड हुए रहते हैं सिमिलर ग्रुप्स इन लेडजर। लेडजर अकाउंट्स में क्या रहता, अब मैं आपको पूरा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे चल, आप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आपको लेडजर अकाउंट्स आता। लेडजर अकाउंट्स में कैसा लिखते जब आपको समझ में आता। तो लेडजर अकाउंट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, हर जो एंट्री रहती उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स और लेडजर अकाउंट्स। तो इन्हें बोल रहा कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एक सिमिलर ग्रुप्स इन लेडजर। Summarizing. In this step, transactions and balance of all accounts are summarized to prepare trial balance. Summarized मतलब डिटेल्ड में लिखना, उसको अच्छे से समझना, उसको प्रॉपरली लिखना, उसको समराइज बोलते हैं। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते हैं और जो बैलेंसेस रहते हैं बिजनेस में, वो जो है वो समराइज रहते हैं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स बुक, अकाउंटिंग बुक में, बुक कीपिंग या जनरल एंट्रीज, लेडजर अकाउंट्स में इतनी अच्छी तरीके से समराइज्ड, इतनी अच्छी तरीके से लिखे हुए रहते हैं कि आप उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहता। तो आप उससे आसानी से उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ प्रॉपरली एंड सेपरेटली लिखी हुई रहती। अलग अलग चीज़ें है तो अलग अलग बुक्स में बनी हुई रहती, तो आपको आसानी होती ढूंढने में और लिखने में। ट्रायल बैलेंस में आप इसमें से देख के इसमें आराम से लिख ले सकते हैं। दूसरा है हमारा रिपोर्टिंग। ये है, इन दिस स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डाटा अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों की वजह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बहुत आसानी से बना ले सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की वजह से बहुत आसानी से बना ले सकते हैं आपको बहुत हेल्प मिलती। इनकम की चीज़ आप प्रॉफिट में जाते, एक्सपेंडिचर की चीज़ आप लॉस में जाते, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बहुत आसानी से बना ले सकते हैं। बैलेंस शीट में भी बहुत हेल्प मिलती है आपको ये दोनों की वजह से। एनालाइजिंग, इन दिस स्टेप रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet is established. The main purpose behind this establishment is to analyze the determine and financial strength and weakness of organization business. By implementing this step, base for this providing interpretation will be obtained. ये स्टेप जो है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, रिलेशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच के ट्रांजैक्शंस का, उसको ने एस्टैब्लिश करता। एस्टैब्लिश करने से हमारे पास क्या होता है कि हम एनालाइज कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। हमारा जो बिज़नेस है उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। ये हमारे को एक बेनिफिट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शंस का जो रिलेशन है वो हमारे को बहुत हेल्प ज़्यादा करता, एनालाइज कर सकते हैं हम इन लोग को एस्टैब्लिश करके। Interpreting is the last step in the process of accounting through which user can take correct decision in time to time. Interpreting जो है वो लास्ट स्टेप है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसकी वजह से, ये स्टेप की वजह से यूज़र जो है वो राइट डिसीजंस ले सकता टाइम टू टाइम। आप सोचिए, आप स्टेप 1 से लेकर 6 तक प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स सब प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हैं। तो आप जब इंटरप्रीटिंग
जब आप लास्ट स्टेप में आएंगे, जब आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं है, आपको बिजनेस आगे चलाना है या वाइंड अप कर देने का है, या आपको डिसीजंस लेने का रहता है आगे जाके, तो ये सब चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करने की वजह से आपके पास सब चीज़ों की प्रॉपर रिपोर्ट रहती है, प्रॉपर बुक्स बनी हुई रहती है आपके पास। आपको प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, आपका बिज़नेस का स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बिज़नेस की वीकनेस क्या है, आपको सब मालूम होता। आपकी स्टेबिलिटी है नहीं है बिज़नेस में, ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या लॉस बिज़नेस है, आपको सब मालूम होता उसकी वजह से। तो आप ये सब देख के टाइम टू टाइम डिसीजंस ले सकते। ऐसा होता है कि आप अगर डिसीजन मेकिंग में लेट कर डाले तो आपको वो रिग्रेट होता बाद में कि डिसीजन अगर जल्दी ले लिए होते तो आपको इतना लॉस होने से बच जाते। वही अगर आप बिज़नेस का आपके पास हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है तो आपके पास टाइम नहीं लगता ज़्यादा आपको डिसीजन लेने। आप रिपोर्ट देखते, आप ट्रांजैक्शन देखते, आप स्टेटमेंट देखते, पूरी ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते, आपको प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा देखते। अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप इसको और आगे बढ़ाते, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते। नहीं, अगर लॉस हो रहा तो आप इसको वाइंड अप कर देते या इसको थोड़ा और देखते। ज़्यादा देर देखे तो आपको बाद में रिग्रेट होता, ज़्यादा और टाइम दिया उसको। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता। टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना आना पड़ता बिजनेस में। तो अगर आप ये सब प्रॉपर्ली फॉलो करें तो आप इसमें बहुत जल्दी से जल्दी और सही डिसीजंस ले सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आगे जाके पढ़ाई में आसानी होती, क्योंकि ये ऐसे आंसर्स शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछता एग्जाम में। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आंसर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस, ये जो एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको शॉर्ट आंसर में, मतलब थ्योरी पार्ट में भी अगर ये आपको पूछा तो आप लिख सकते, और प्रॉब्लम्स में तो कैसा भी ये ज़रूरी है। ये टॉपिक है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर के नेचर के ऊपर। अब आपको कुछ एंट्रीज आती है तो आप कैसा मालूम करना कि वो एंट्रीज कौन सी है। एक्सपेंडिचर में 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर रहते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीनों एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपको एंट्रीज आए तो ये कौन सा एंट्री है, ये कौन सा एक्सपेंस है, तीनों में से आपको वो मालूम होना चाहिए, और इसको आप किस तरीके से लिखेंगे वो भी आपको मालूम होना। तो इसलिए ये एक बार देख लीजिए तो आपको आसानी हो जाती। तो पहली एंट्री है हमारे पास सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय। तो इसका नेचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हमारे पास इसका छोटा सा डिफिनेशन है, वो है द अमाउंट स्पेंड फॉर मेंटेनिंग और अर्निंग मोर इनकम फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक अमाउंट जो है आप स्पेंड करते हैं बिजनेस के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा कमाने के लिए प्रॉफिट, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि आप अगर सैलरीज पेड करें एम्प्लॉयज़ को तो वो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो और वर्क करते हैं आपकी कंपनी के लिए, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता, आपका अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाता, और मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस के लिए ये ज़रूरी रहता। इसलिए इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड है ऑफिस फर्नीचर परचेज, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक छोटा सा अमाउंट जो आप स्पेंड करते हैं परचेजिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स जो रहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए या नया लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए जो आप मनी स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि ऑफिस फर्नीचर परचेज, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा है कैरेज ऑन मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज करें आप, वो बिज़नेस के लिए है, आपके बिज़नेस के अंदर वो लॉन्ग टर्म एसेट है जो आपकी हेल्प के लिए है, तो वो आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल लाते हैं वो परचेज करें, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, जो आपके बिजनेस की मेंटेनिंग और अर्निंग मोर प्रॉफिट में हेल्प करता, वो एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, आप जा रहे दुकान पे, आप जाके वहाँ से मटेरियल खरीद रहे आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेड ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। आप लैंड और बिल्डिंग्स खरीदे, लैंड खरीदे या बिल्डिंग खरीदे, वो आपका एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है जो आप परचेज करें या इंप्रूवमेंट, आपके बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए आप खरीदे, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये है हमारा डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका डेफिनेशन है हमारे पास, different revenue expenditure is the expenditure of revenue nature which is incurred during the accounting year but its benefits spread beyond that accounting year। मतलब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है, जो आप अकाउंटिंग ईयर, जो अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर रहता, उसमें आप एक हैवी अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते। अब जैसा कि इसमें बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाया आप जिसका आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो होते ही। तो एक न्यू प्रोडक्ट्स तो कैसा भी एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक तो नहीं आते, ईयर्स में आते, वो एवरी ईयर आता वो। तो एक अकाउंटिंग ईयर में एक हैवी एक्सपेंस को हम बोलते हैं डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिकंडीशनरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सेकंड हैंड मशीन परचेज, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्ट करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप आपके प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं, आप आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं।
नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप ऑफिस के एक्सपेंसेस यानी कि आप आपके अर्निंग बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आप जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आपके अर्निंग को बढ़ाता, वो आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं आप, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सीमेंट एंड स्टैंड यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सीमेंट और स्टैंड्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, वो एक बार लगा दिए बाद में एक लंबे टाइम तक चलते हैं वो, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लास्ट वन है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि बोरिंग मतलब आप एक कुछ चीज़ पे आप कुछ खरीदे से उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका अर्निंग जो है वो डबल होता है, आप आपके बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहता, आपको समझने के लिए बार बार पढ़ सकते हैं आप इसको, अगर आपके पास रहा आप बार बार पढ़ सकते हैं, या तो आप मेरी वीडियो बाद में फिर से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो गाइस, हमारा बुक कीपिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और एक्सप्लेनिंग पार्ट है वो खत्म हो चुका है यहीं पर। अब ये फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा थ्योरी पार्ट है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये फर्स्ट यूनिट से तो आपको सिर्फ थ्योरी आएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। अब हम कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से प्रॉब्लम्स कैसा करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसा करते हैं सीखना है। फर्स्ट जनरल एंट्रीज़ है, तो जनरल एंट्रीज़ बेसिकली बहुत ईजी रहते हैं, उसको सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो बहुत ईजी भी रहते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग प्रॉब्लम रहता है, ये बड़े प्रॉब्लम्स आगे तो आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ये नॉर्मली ये 5 मार्क्स में आता है, लेकिन 10 मार्क्स में भी आ सकता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कल से वो शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी रही वो कमेंट में बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ये वीडियो को शेयर करिए आपके फ्रेंड्स एंड दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, एंड थैंक यू वेरी मच।